एज अ इन्वेस्टर कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी डर रहता है कि हम फ्रेंचाइजी लें फिर हमें कहीं कोई घाटा ना हो जाए। सिद्धार्थ, अगर हम बैक टू बैक आपके पास पॉडकास्ट देने आ रहे हैं और हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पीछे से लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आज की डेट में अगर आप एक अच्छे कैपेसिटी का चार्जर लगा रहे हो तो दैट इज एज गुड एज पेट्रोल पंप। तो यहाँ पर कहीं पे लॉस नहीं होता है। लोग SIP करते हैं इन दिनों, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इन सब के पहले अगर वो चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं तो कैसे साइमल्टेनियसली वो एक इनकम जनरेट कर रहे होंगे और एक उनका एसेट भी तैयार हो रहा होगा। सी, हमारा तो जो बिजनेस प्लान है वो इस तरह से है कि आपके पास में 15 लाख रुपए हैं तो भी हमारे पास में ऑफर है, आपके पास में 2.5 करोड़ रुपए हैं तो भी हमारे पास ऑफर है, उनके बीच के भी ऑफर है। तो हम तो कई बार पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि आपका टारगेट कितना है, कि आप कितना रुपए अर्न करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ। तो हम इसे नए ज़माने का पेट्रोल पंप कह सकते हैं। ये नए ज़माने का पेट्रोल पंप है, ये तो फ्यूल है, ये तो फ्यूल पंप है। अगर कोई चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी ले रहा है तो वो क्या गलती कर रहा है, उसे चलाने में या लेने में, दोनों में ही। जहाँ पे 60 की जरूरत है वहाँ पे हमने 240 लगा दिया, जहाँ पे 240 की जरूरत है वहाँ पे 60 किलोवाट का लगा दिया। ये समझना यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो सकती है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट ही 240 किलोवाट की है तो वहाँ पे आपको 35 लाख से ही काम होगा। ये नहीं हो सकता कि हम अभी 60 से चला लेते हैं। लिवान तो अपना चार्जर खुद नहीं बनाता, ऐसे में लोग आप पर भरोसा क्यों करेंगे? चार्जर बना के असेंबलिंग यूनिट है, किसी का चार्जर बन नहीं रहा है। जो भी क्लेम कर रहे हैं वो अदानी, टाटा, अंबानी, ये 3 प्लेयर्स हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन वो भी चार्जर खुद नहीं बनाते हैं। मेरा कोई इन्वेस्टर है जो फ्रेंचाइजी ले रहा है हैदराबाद में, तो मैं हैदराबाद की ही चार्जर कंपनी का चार्जर लगाता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि EV चार्जिंग स्टेशन तो लगा लिया लेकिन ग्राहक नहीं आए तो फिर क्या होगा? कई जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ पे चार्जर लगाना अकलमंदी है, और कई जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे चार्जर लगा देना अकलमंदी होता है, गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी। अब लिवांतो ग्रीन प्लस सोलर, ये वाला आपका आइडिया क्या है? इस 15,50,000 रुपए के चार्जर में हम एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं आपको, और 2 साल तक मिनिमम इनकम देते हैं, दैट इज 15,000 रुपए पर मंथ। हमारा जो अगला चार्जर है दैट इज 240 किलोवाट। ये चार्जर जो है ये बस का चार्जर है, इसमें बस ट्रक दोनों चार्ज होते हैं और कार भी चार्ज होती है। तो ये सबसे ज़्यादा यूनिक मॉडल है हमारा। इसके बाद आता है हब। अब हम 2 हब बना रहे हैं, एक मिनी हब है और एक सुपर अल्ट्रा हब है। इसमें यूज होने वाली जो बिजली है सोलर से लाइट भी हमारी अपनी है। हम ओपन एक्सेस लेके बिजली भी अपनी ही जनरेट कर रहे हैं और अपनी ही बिजली लगा रहे हैं। एक आप NHAI के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट लाए हैं जो हाईवे पर आप बना रहे हैं, वो क्या है? हम रेस्ट एरिया NHAI से मिला है हमें, उस रेस्ट एरिया को हम डेवलप कर रहे हैं और उसमें EV चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। अगर कोई चार्जर खराब हो जाता है तो उसका फिर सब्स्टिट्यूट क्या होगा या वो कितनी देर में सही होगा, इसके बारे में और आप थोड़ा सा बताएं। मैंने अभी आपको पहले बताया कि मैं चार्जर बनाता ही इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं जिस चार्जर कंपनी से चार्जर खरीदता हूँ उसमें पेनल्टी कला पड़ा होता है। 3 दिन के अंदर अगर वो चार्जर ठीक नहीं होता है तो हम पर डे के हिसाब से उनके ऊपर डैमेज डालते हैं। चार्जर खराब हो गया, पैसा तब भी बनता है? पैसा तब भी बनेगा 3 दिन के बाद। श्रीनगर के अंदर में मिनिस्ट्री में बात चल रही है, 35 फीट का इंडियन फ्लैग मैं लगाने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर कश्मीर में झंडा गाड़ दिया। जी हाँ, किसी टाइम पे मोदी जी गए थे लगाने के लिए मैं लाल चौक पे, तो मैं कश्मीर में अपना झंडा गाड़ के आऊंगा। कश्मीर हो गया, देहरादून हो गया, इसके अलावा और कहीं इस तरह का प्रोजेक्ट आपका लिवांतो इंफ्रा का? जयपुर से लेकर जोधपुर का जो एक्सप्रेस वे है उसमें जोधपुर से 30 किलोमीटर पहले हमारे पास 5 एकड़ की प्रॉपर्टी है जो NHAI से मिली है, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं EV चार्जिंग हब एंड होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स रेस्ट एरिया। मैं और मेरे जैसे जितने मिडिल क्लास लोग इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं उनका कभी ना कभी ये सपना ज़रूर रहा होगा कि उनके उस शहर में उनका भी एक पेट्रोल पंप हो सके, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और आपको बेहतर ऑप्शन देती हैं। ऐसा ही एक ऑप्शन आ रहा है इन दिनों EV चार्जिंग स्टेशन का। क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या नेगेटिविटी है या क्या अफवाह है, सब पर खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से हैं लिवांतो ग्रीन के फाउंडर अश्विनी दीक्षित। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। सर, पिछले 2 सेशन में हम बात कर चुके हैं कि कैसे लिवांतो ग्रीन चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है इंडिया में, कितना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है और कितनी मास पॉपुलैरिटी के साथ आपको कॉल्स आ रही हैं, लोग आना चाहते हैं। लेकिन एज अ इन्वेस्टर कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी डर रहता है कि हम फ्रेंचाइजी लें
फिर हमें कहीं कोई घाटा ना हो जाए। सिद्धार्थ, अगर हम बैक टू बैक आपके पास पॉडकास्ट देने आ रहे हैं और हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पीछे से लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। अभी हमने आपसे सबसे पहले पॉडकास्ट में बोला था कि हम 600 चार्जर प्लान कर रहे हैं 2017 मार्च में, एंड अभी तक मैं यूआई साइन कर चुका हूँ, जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था, वो 100 के आसपास थी। 50 चार्जर हमारे लाइव हो जाएंगे होपफुली विद इन अ मंथ। सो ये ग्रोथ का रेशियो है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। और कुछ अफवाह ज़रूर हैं लोगों को लेके, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि आज की डेट में अगर आप एक अच्छे कैपेसिटी का चार्जर लगा रहे हो तो दैट इज़ एज गुड एज पेट्रोल पंप। अब पेट्रोल पंप पे भी अगर आप बात करते हो 100 रुपये का अगर आप पेट्रोल बेच रहे हैं तो सिर्फ 3 रुपये का मार्जिन है। 2 सेगमेंट हमारे बड़े अच्छे रहे। हमने बात की कि कैसे लेवांतो ग्रीन एक्सपेंड कर रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और कैसे मॉडल सक्सेसफुल है। लेकिन बावजूद इसके मिडिल क्लास लोग जो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो जॉब से एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको एक डर ये भी रहता है कहीं इसमें घाटा ना हो जाए। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है सक्सेस होने की और कहाँ गलती हो सकती है? सिद्धार्थ, यहाँ पे घाटे का तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये सारा कुछ रेवेन्यू शेयरिंग पे है। ये चूँकि ग्रीन मीटर लगता है तो इसमें कोई फिक्स एक्सपेंसेस नहीं होता है, तो अगर काम नहीं होगा तो कोई भी गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना है। जिस जगह पे लग रहा होता है उसमें भी कोई फिक्स रेंटल नहीं होता है, वो भी पर किलोवाट यूजेस के हिसाब से होता है। एंड तीसरा, मार्जिन की जब बात आती है तो उसमें हम भी वही लेते हैं जब पर किलोवाट आपका यूजेस हो रहा हो। तो अल्टीमेटली जब आपका, जैसे पेट्रोल पंप के केस में क्या है कि आपके एक फिक्स एक्सपेंसेस हैं जो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 रुपये का भी फिक्स एक्सपेंसेस नहीं होता है। जितनी सेल होगी उसके अकॉर्डिंगली लैंडलॉर्ड को पैसा जाएगा, हमारा अपना शेयर जाएगा, बिजली डिपार्टमेंट को जाएगा और आपका मार्जिन होगा। तो यहाँ पर कहीं पे लॉस नहीं होता है। और आपके इन्वेस्टमेंट पे हम ये मानते हैं कि साल 1.5 साल लग जाता है उसको फुटफॉल लाने के लिए, उसको पिक करने में इस जगह को, तो हम 2 साल तक के लिए आपको मिनिमम रिटर्न एश्योरेंस रिटर्न की देते हैं, जो लगभग 1% होती है, जो आप बैंक में एफडी रखते हैं उससे लगभग 4 से 5% ज़्यादा। तो कहीं पे लॉस वाला तो घर ही नहीं है। यहाँ पर एक हर बार से मैं बोलता हूँ, यहाँ पर बस ये है कि अगर हम कोई अच्छी लोकेशन लेते हैं तो वहाँ से हमें पहले दिन में बिजनेस आना शुरू हो जाता है, और किसी बिजनेस की बात करते हैं तो वो जिसके लिए आप सर्वे कराते ही हैं। जी हाँ जी। एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि लोग एसआईपी करते हैं इन दिनों, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके अलावा फ्लैट भी खरीदना चाहते हैं लोग, लेकिन इन सब के पहले अगर वो चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं तो कैसे साइमल्टेनियसली वो एक इनकम जनरेट कर रहे होंगे और एक उनका एसेट भी तैयार हो रहा होगा। हमारा तो जो बिजनेस प्लान है वो इस तरह से है कि आपके पास में 15 लाख रुपए हैं तो भी हमारे पास में ऑफ़र है, आपके पास में 2.5 करोड़ रुपए हैं तो भी हमारे पास ऑफ़र है, उनके बीच के भी ऑफ़र है। ये डिपेंड करता है कि आप 2 चीज़ों पे, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड सेकंड आप कितना अर्न करना चाहते हैं। तो हम तो कई बार पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि आपका टारगेट कितना है, कि आप कितना रुपए अर्न करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ, या फिर आप मुझे अपना इन्वेस्टमेंट बता दीजिए, उस पर मैं आपको बता दूंगा कि लगभग कितना अर्निंग आएगी एवरेज। 15 लाख से नीचे वाले के लिए कोई ऑप्शन है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। बैंक के थ्रू नहीं, किसी बैंक से तो अगर वो 3.5 लाख रुपए लगाते हैं, मैं उसमें भी आपको क्या आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, बैंक के थ्रू आपको फाइनेंस हो जाता है। हमारा प्रोजेक्ट जो है 70% अप्रूव्ड है पीएनबी से, 70% बैंक से उसकी फंडिंग हो जाती है अगर आपकी सिविल अच्छी है तो। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है ना, जो आपका होता है, वो शेयर जो है, मेजर शेयर, वो 7 साल तक या 5 साल तक बैंक को ही चला जाता है। तो उसमें आपकी अर्निंग आपको जो देखने को मिलेगी वो आफ्टर 5 ईयर्स मिलेगी। तो अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास में 15 लाख रुपए और आप 30 लाख रुपए का सेटअप लगाना चाहते हो हमारे साथ, तो आप 30 लाख रुपए का सेटअप ना लगा के 15 लाख रुपए का अपनी पैसे का सेटअप लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा मजा है, क्योंकि 36 महीने में आपकी सेटअप कॉस्ट निकल आती है। फिर आप जितने भी साल, 10-15 साल जो भी है वो आप अर्निंग आपकी अपनी है। अगर आसान भाषा में कहें तो हम इसे नए ज़माने का पेट्रोल पंप कह सकते हैं। ये नए ज़माने का पेट्रोल पंप है, ये तो फ्यूल है ही, ये तो फ्यूल पंप है ही। आज अगर अल्टरनेटिव फ्यूल की बात करते हैं तो दैट इज ईवी, और जो डे बाई डे बढ़ रहा है डीजल एंड पेट्रोल के हिसाब से, जैसे हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, डे बाई डे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की सेल डाउन हो रही है, और जो अल्टरनेटिव फ्यूल है तो वो यही है। तो दिस इज द फ्यूल पंप।
एक्चुअली दिस इज द फ्यूल पंप। सर, जैसा देखने को मिलता रहा हमेशा से कि पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो 1 लीटर पर कुछ 1 रुपए बचा पाते हैं बमुश्किल से, या कई मामलों में वो भी नहीं, उनका खर्च ज़्यादा हो जाता है। क्या इतना या इससे बड़ा अमाउंट एक ईवी चार्जिंग स्टेशन से बचाया जा सकता है? इसको किसी तरह से ज़्यादा ढंग से समझना है तो मैं लेमेज लैंग्वेज में बोलूँ तो 1 किलोवाट 20 रुपये का होता है, एंड 1 लीटर पेट्रोल या डीजल लगभग 100 रुपये के आसपास का होता है। एंड 100 रुपये पे आज की डेट में जो कमीशन है वो 2.5 रुपये से 2.25 रुपये है, चाहे आप पेट्रोल लें चाहे डीजल लें, ये कमीशन मिलता है। सो 100 रुपये की चीज़ बेच के आपको 2.5 रुपये मिल रहे हैं, इधर 20 रुपये की बिजली बेच के कम से कम 5 रुपये मिल रहे हैं जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं उनको। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मार्जिन में तो इतना ज़्यादा फ़र्क है कि करीब 100 रुपए के सामने 20 रुपए के आसपास बच जाए। जहाँ पे आपको पेट्रोल बेच के 3 रुपये मिल रहे थे वहाँ पे ये 20 रुपये मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके पास जो वॉल्यूम आने वाला है ना वो इतना अच्छा है आने वाले टाइम पे कि अगर आप पंप के बराबर के साइज़ का चार्जर हब लगा रहे हैं तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। मतलब हमारा एक जानकार है जिनका मेरी कंपनी का नहीं लगा हुआ है, उनका एक पेट्रोल पंप के साइज़ का हब लगा हुआ है, एंड अराउंड वो 7 से 8 लाख रुपए महीना आज की डेट में बचा रहे हैं। सो हब का, और मुझे नहीं लगता एक बहुत अच्छा पेट्रोल पंप का ओनर ये इतना पैसे की सेविंग कर रहा हो, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। और धीरे धीरे पेट्रोल पंप तो ख़त्म हो रहे हैं, जो पंप दिखेंगे आपको हैं अगले 15-20 साल तक वो ईवी के ही हैं। 20 साल के बाद में हाइड्रोजन पे काम होगा, और हमने एक हाइड्रोजन पे भी थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया। इसलिए अगर कोई चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी ले रहा है तो वो क्या गलती कर रहा है, उसे चलाने में या लेने में, दोनों में ही? चलाने के केस तो होते ही नहीं है। ये यूजुअली चाहे आप किसी कंपनी का भी लें, वो मॉडल जो होता है वो फोको ही रहता है कि फ्रेंचाइजी ओन एंड कंपनी ऑपरेट। तो चलाने के केस में कहीं पर भी इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड गलती कर रहा है कि केस में बस मैं ये बोल सकता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि आपके एरिया में लेट से 240 किलोवाट का चार्जर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे बस और कार के भी चार्जर हैं, या 120 या 240 किलोवाट के चार्जर की ज़रूरत है, या 120 किलोवाट की चार्जर की ज़रूरत है, 180 किलोवाट की चार्जर की ज़रूरत है, और आप उसकी जगह पे जहाँ पे 60 की ज़रूरत है वहाँ पे आपने 240 लगा दिया, जहाँ पे 240 की ज़रूरत है वहाँ पे 60 किलोवाट का लगा दिया। ये समझना यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो सकती है। इस बात का सोचना कि चलो मैं 15 लाख से शुरुआत कर लूँ और वहाँ पे आपको जहाँ पे रिक्वायरमेंट ही 240 किलोवाट की है तो वहाँ पे आपको 35 लाख से ही काम होगा। ये नहीं हो सकता कि हम अभी 60 से चला लेते हैं और बाद में, क्योंकि जिसने अपनी गाड़ी लेकर आनी है और चार्ज कराना है वो अपना माइंड सेट करके आया हुआ है कि उसकी गाड़ी अगर 75 किलोवाट डिमांड कर रही है तो वो 60 किलोवाट पर चार्ज करके क्यों करेगा। फिर वो आसपास किसी और जगह पर जहाँ पर बड़ा चार्जर लगा होगा वहाँ पर स्टार्ट करेगा, वहाँ से चार्ज करेगा। तो यही एक गलती होती है, ये समझना कि किस लोकेशन पे कितने किलोवाट तक के चार्जर की रिक्वायरमेंट है। ठीक बात है। कुछ एक और मैं देख रहा था जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि और भी कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वो चार्जर खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वहीं लिवांतो अपना चार्जर खुद नहीं बनाता। ऐसे में लोग आप पर भरोसा क्यों करेंगे? ये सवाल आपने ऐसा लग रहा है कि मतलब दुखती रग पे हाथ रख दिया, ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ बहुत ज़्यादा। उससे कई लोगों का ये सवाल आता है। एक ब्रांड है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो उन्होंने ना हमारी चार्जर इंडस्ट्री में मैं ऐसे बोलूँ कि एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को ऐसे बना दिया जैसे MLM की मार्केटिंग। बल्कि एक बार ढंग से कई बार लोगों को बोलता हूँ कि वो बिल्कुल वैसा है जैसे बस के अंदर क्रीम बेचते हैं ना वो ठग करके, और बेचने का ढंग है वो, उस तरह से इस चार्जर को बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा चार्जर बनाने की चार्जर बनाने की यहाँ पे कंपनी फैक्ट्री बहुत लिमिटेड है जो चार्जर बना रही हैं। बाकी जितने भी हैं 2000 चार्जर को असम्बल कर रहे हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे स्टेबलाइजर को आप खोलते हो और उसके बाद में सारे पार्ट्स को लगा हुआ देखते हो, ये उस तरह से है। तो चार्जर बना के असेंबलिंग यूनिट है, किसी का चार्जर बन नहीं रहा है जो भी क्लेम कर रहे हैं वो। उनकी जैसी अगर मुझे फैक्ट्री लगाने की बात आ जाएगी तो हमारे 29 के 29 स्टेट में मैं 7 दिन के अंदर वैसी फैक्ट्री लगा सकता हूँ जिससे वो चार्जर की फैक्ट्री बोलते हैं। मेरी नज़र में वो चार्जर की फैक्ट्री नहीं, दैट इज़ द असेंबली यूनिट। तो पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि हमारे पे क्यों रिलाई कर लें क्योंकि हम चार्जर नहीं बनाते हैं। तो सर, अदानी, टाटा, अंबानी, ये 3 प्लेयर्स हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बड़े हैं एंड लीड भी कर रहे हैं इंडस्ट्री को।
लेकिन वो भी चार्जर खुद नहीं बनाते हैं। तो ये बिना चार्जर बनाए इतना बड़ा बड़ा इंफ्रा ऐसे ही चल रहा है इनका? उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। देखो सिद्धार्थ, मैं मेरे पास जब कभी किसी की कॉल आती है तो मैं एक जवाब उन्हें देता हूँ कि अगर हम एक जगह पे चार्जर लगा रहे हैं, लेट्स से वो है हैदराबाद, एंड मेरा चार्जिंग लगाने का यूनिट जो बना हुआ है वो लेट्स से मान लेते हैं लखनऊ में, कोई कंप्लेंट आएगी है तो उसकी कंप्लेंट के लिए मुझे लखनऊ से हैदराबाद भेजना होगा उसकी कंप्लेंट को देखने के लिए। सो हैदराबाद में अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो क्योंकि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर की तो बग को हम कहीं पे भी बैठे हुए संभाल लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले आप बात समझिएगा 3 तरह की कंप्लेंट आ सकती हैं। पहली इलेक्ट्रिक फेलियर, वो वहीं लोकल रीजन से ही संभाली जाती है। दूसरी है हार्डवेयर फेलियर जो चार्जर मैन्युफैक्चरर देखता है, एंड तीसरी है सॉफ्टवेयर फेलियर जो मैं खुद इन हाउस देखता हूँ कि अगर मेरे चार्जर ने पल्स खोई तो हमें इंटीमेशन विद इन सेकेंड आती है। बग हम फील करते हैं कि उसमें बग में क्या रीज़न निकल कर आता है वो हम स्टडी करते हैं, और अगर सॉफ्टवेयर का है तो विद इन हाफ एन आवर मैक्सिमम 1 आवर हम उस ग्लिच को दूर कर देते हैं। मैं ये मैक्सिमम मान रहा हूँ, हो सकता है 5 मिनट में ही दूर कर दूँ। हार्डवेयर की प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमारी फैक्ट्री लेट्स से लखनऊ में है एंड हमारे चार्जर हैदराबाद में लगे हुए हैं, या तो हम उस स्टेट में 4 या 5 इंजीनियर्स रखें तो उसको मैनेज किया जा सकता है कि हर स्टेट में मेरे 5-7 इंजीनियर हैं, कहीं पे भी कोई कंप्लेंट आई तो उसको मैनेज करेंगे। या दूसरी तरह से आता है वो ये है कि जो टाटा, अंबानी, अदानी कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, उसी को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि चार्जर की जो असेंबलिंग यूनिट लगाना है ये बहुत बड़ा काम नहीं है। पर आप समझिए, अब मेरी काम करने का ढंग ये है कि अगर मेरा कोई इन्वेस्टर है जो फ्रेंचाइजी ले रहा है हैदराबाद में, तो मैं हैदराबाद की ही चार्जर कंपनी का चार्जर लगाता हूँ। हमारी एक फिक्स उसकी वो है स्पेसिफिकेशन है, उस स्पेसिफिकेशन का चार्जर होता है, मैं उन्हें अपने स्पेसिफिकेशन देता हूँ, वो हमें वो चार्जर देते हैं। ठीक बात है। तो हम हैदराबाद का जब लगाते हैं तो उसमें मुझे फ़ायदा ये मिलता है कि विद इन 1 डे और 2 डे वो ग्लिच दूर हो जाती है। अगर हम गुजरात में लगा रहे हैं तो हम गुजरात का चार्जर लगाते हैं, चार्जर का मैन्युफैक्चर का चार्जर लगाते हैं। तो मेरे पास में क्या है, इतने सारे इंजीनियर्स इकट्ठे हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज इकट्ठी हो जाती हैं बैकअप देने के लिए। नेटवर्क बना हुआ है कि मैं ये बोल के खुश नहीं हूँ कि साहब हम चार्जर बना रहे हैं। अरे हम चार्जर बनाना है, ये आर्ट है ही नहीं। आर्ट है उसके बाद सर्विस देने के लिए में नेटवर्क हो जाना, वहाँ पर जाकर हर कोई फंसता है। तो इसलिए इन ग्रुप ने भी ऐसी स्टडी की और इस तरह से ही प्लानिंग करके रखा हुआ है, और मैंने खुद में भी ऐसे रखा हुआ है। और सर एक बार मैं हर किसी को कहता हूँ कि जब आपको दूध मिल रहा है तो गाय पालने का कोई फायदा नहीं है। अब आगे की चीज़ें देखो ना, आप चार्जर की फैक्ट्री लगाने से अच्छा है कि आप इंफ्रा को और वो कर लो, प्रमोट कर लो, या फिर हम चार्जर को बिल्कुल वैसे ही बनाएं जो शुरू से लेके आखिर तक असेंबल ही हम कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम फोमोटेक। अब है क्या कि चार्ज स्पेयर उसके सारे कंपोनेंट्स हम ही बना रहे हैं। जी हाँ, सारी चीज़ें हम बना रहे हैं। ठीक वैसा ही है कि हम फ्लाइट बना नहीं रहे हैं, कोई हम पैसेंजर प्लेन हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लेन इंडिया में उड़ रहे हैं। सर ये सवाल मुझे कहीं से नहीं मिला, ये मेरा अपना बनाया हुआ है और एकदम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरा मानना है कि बहुत सारे व्यूअर्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होगा कि चार्जिंग स्टेशन लगाने के पहले 12 महीने के बाद क्या उम्मीद रखनी चाहिए, या पहले 12 महीने में क्या उम्मीद रखनी चाहिए? जो हमारा ब्रेक इवन है वो सिर्फ 1 घंटा अगर चार्जर चल जाता है, मैं 1.5 घंटा मान लेता हूँ, अगर पूरे दिन में सिर्फ 1.5 घंटा चार्जर चल जाता है तो हमारा ब्रेक इवन निकल आता है। ब्रेक इवन को हम मान के चलते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे लगभग 30% तक का रिटर्न ROI साल भर में आ जाता है। तो 10% चार्जर चलने पे 1.5 घंटे का मतलब लगभग 10% भी नहीं होता, उससे कम ही होता है, या 10% से भी कम होता है। तो अगर 10% से कम चार्जर चलने से हमारा ब्रेक इवन निकल कर आ रहा है तो फिर तो साल भर के बाद में आप ये मानिएगा कि ग्रोथ ही ग्रोथ है। 30% तो बचेगा ही बचेगा। 30% आपका ROI तो निकल के आ ही रहा है ना, ये बेयर मिनिमम है। और इतना मिनिमम आ ही जाए, मतलब नुकसान नहीं है। नुकसान तो पहले टाइम से मैंने आपको बताया कि है ही नहीं, कोई डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो है ही नहीं किसी तरह। सर मेरा तो पूछना काम है ना। जी हाँ, तो नुकसान किसी तरह से है नहीं, एंड 30% का रिटर्न मैं अज्यूम करता हूँ वो निकल कर आएगा। मैं तो चाहता हूँ कि मिनिमम रिस्क के साथ जिसको मिले वो मिनिमम रिस्क के साथ हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जब पहले बिजनेस में गच्चा खा जाते हैं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में। सर इस केस पे तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा हूँ कि यहाँ पे लॉस के चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हैं नहीं होंगे, लेकिन बहुत कम है। कहीं पर से मुझे नहीं दिखता है कि किसी तरह का कोई लॉस है।
अगर आपका 2-3 दिन 4 दिन मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं आया और 5 गाड़ियाँ 7 गाड़ियाँ एक साथ आ जाती हैं तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाता तो है, हिसाब बराबर हो जाए। हिसाब बराबर हो जाता है। कई लोग पूछते हैं कि ईवी चार्जिंग स्टेशन तो लगा लिया लेकिन ग्राहक नहीं आया तो फिर क्या होगा? ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लिए तो आप कहीं पे भी लगा लो, ये हो सकता है ग्राहक थोड़ा टाइम के बाद आए, पर आएगा। और दूसरी बात यह है कि ऐसा होता है सिद्धार्थ कि हम ये सोचें कि इस जगह पे गाड़ियाँ बहुत हैं और हम यहाँ पे चार्जर लगा लें, ये तो एक नॉर्मल बिज़नेस का ढंग ही है कि जहाँ पे कस्टमर है वहाँ पे दुकान खोल दी जाए। लेकिन यहाँ हमारे ईवी चार्जिंग बिजनेस में ऐसे भी होता है कि हम जहाँ पर चार्जर लगाते हैं धीरे धीरे उस सराउंडिंग में गाड़ियाँ आना अपने आप शुरू हो जाती है। लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, लोगों को भरोसा जग जाता है कि चलो हमारे पास में नियर बाई सोल्यूशन है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप चार्जर पहले ले लेंगे तो भी गाड़ियाँ आएंगी, और या जहाँ पे गाड़ियाँ हैं हम वहाँ पे चार्जर लगा देते हैं। दोनों ही ऑप्शन है यहाँ पे। दोनों ऑप्शन है। और कई जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ पे चार्जर लगाना अक्लमंदी है, और कई जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे चार्जर लगा देना अक्लमंदी होता है, गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी। सो ये डिपेंड करता है। एक चीज़ और कि लिवांतो ग्रीन प्लस सोलर, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आइडिया क्या है? क्योंकि एक तो ये है कि आपको सरकार से कनेक्शन लेना है, फिर आप उससे ईवी चार्जिंग स्टेशन चला सकते हैं और फिर उसमें आपको एक बड़ा हिस्सा सरकार को देना है। अब लिवांतो ग्रीन प्लस सोलर, ये वाला आपका आइडिया क्या है? आप सीधे जंप कर गए हैं हमारे सबसे टॉप मॉडल पे जाकर। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं सो दैट क्योंकि ये एक ऐसा हमारा पॉडकास्ट होना चाहिए कि जब कभी मेरे से कोई क्वेश्चन आंसर पूछे किसी तरह से भी, तो मैं उसको आपका पॉडकास्ट भेज दूं और उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो मैं चाहता हूं कि इसको शुरू से बोलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा जी। तो कोई चीज़ मिस नहीं होगी। ठीक है, तो इसको शुरू से शुरू कर रहे हैं। हाँ, इसे शुरू से शुरू करते हैं। पहला लिवांतो ग्रीन है, आप इसको बताइए। लिवांतो ग्रीन हमारा पहला वर्जन है, वर्टिकल है, जिसमें सबसे पहला चार्जर हम 15,50,000 रुपये में 60 किलोवाट का लगाते हैं। इस 15,50,000 रुपये के चार्जर में हम एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं आपको, और 2 साल तक मिनिमम इनकम देते हैं, दैट इज़ 15,000 रुपये पर मंथ। ये मिनिमम एश्योरेंस है। और इसमें भी मैं ये मान के चलता हूँ, अभी तक जिनको दी है और जिनसे शुरू होने वाली है, मैं ये मान के चलता हूँ कि साल भर के बाद में कभी भी आपको मिनिमम एश्योरेंस पे आपको डिपेंड नहीं होना होगा, इससे ज़्यादा आपको आना शुरू हो जाता है। तो पहला चार्जर है हमारा 15,50,000 रुपये का, दैट इज़ 60 किलोवाट। दूसरा है 20,50,000 रुपये में, दैट इज़ 20 किलोवाट, सॉरी दैट इज़ 90 किलोवाट। सो 90 किलोवाट का है और 60 किलोवाट का है, इन दोनों में फ़र्क क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ती है? अभी आज हम बात करते हैं तो टाटा के 6,000 चार्जर में 30% चार्जर 30 किलोवाट के लगे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में लगाया था, उस समय गाड़ियाँ छोटी थी, और गाड़ियाँ जब छोटी थी तो उनको बहुत ही कम उसके पावर की रिक्वायरमेंट होती थी, तो 30 किलोवाट भी चलता था, क्योंकि गाड़ी के जो डिमांड करती थी वो 30 किलोवाट इज़ सफिशेंट। धीरे धीरे गाड़ियाँ बड़ी आ गई, 60 किलोवाट के में होता क्या था कि 30 किलोवाट ये एंड 30 किलोवाट दूसरे में भी डिवाइड हो गया, तब भी चल जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे और गाड़ियाँ बड़ी हो रही हैं। तो मेरा सबसे सजेशन होता है कि हम ऑब्सोलीट ना हो जाएं, हम पुराने ना हो जाएं। जैसे टाटा के आज 30% चार्जर किसी काम के नहीं रह गए हैं, मेरा मानना है। तो आप आज चार्जर लगाते हो एंड वो 3 साल या 4 साल बाद, इवन हमारे चार्जर अपग्रेडेबल होते हैं, लेकिन उसके लिए नए सिरे से सारी वर्किंग होती है, चार्जर अपग्रेड होता है, बाद में बिजली का कनेक्शन भी उसी हिसाब से लिया जाता है। तो चूज़ करते हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई भी चार्जर नहीं होता है, तो हम 60 से शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं पे अगर 4-6 चार्जर आसपास लगे हुए हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप 60 की जगह 90 पे लगेंगे तो आप उस मार्केट में से थोड़ा सा यूनिक हो जाते हो, एंड आपके पास क्राउड पहले आएगी है जिसका 40, क्योंकि जिसको हर आदमी को ना बेस्ट चाहिए, अगर और कम टाइम में चाहिए, तो अगर उसको दिखता है कि 5 चार्जर 60 के लगे हैं और एक 90 का लगा हुआ है, तो वो 90 पे पहले जाएगा। तो उस जगह पे हम सजेस्ट करते हैं कि आप 90 का लगाएं, लेकिन उस पर मिनिमम गारंटी जो है वो 15,000 होती है। बस ये है कि आपको बिजनेस एश्योरेंस और अच्छी मिल जाती है, इस पर फुटफॉल ज़्यादा अच्छा आएगा, तो 90 होता है। हमारा जो अगला चार्जर है दैट इज़ 240 किलोवाट। ये चार्जर जो है ये बस का चार्जर है, इसमें बस ट्रक दोनों चार्ज होते हैं और कार भी चार्ज होती है। तो ये सबसे ज़्यादा यूनिक मॉडल है हमारा, और इसका आपको विश्वास करिए सिद्धार्थ, जो भी जिनका विज़न बड़ा है, जिन्हें पता है कि हाँ 15 साल तक एक ही चार्जर से काम करना है, उन्होंने हमसे वही चार्जर लिया है।
उन्हें पता है कि हो सकता है कि अभी साल 2 साल सिर्फ कार ही चार्ज हो, लेकिन कार भी चार्ज होंगी तो एक ये मैं आपको मॉडल समझता हूँ। लाइक अगर मेरा 240 किलोवाट का चार्जर है, उसमें 2 गन निकली हुई होती हैं। ये दोनों गन अगर हम बस में चाहिए होती हैं तो बस में दोनों गन एक ही साथ लगती हैं। एक साथ 240 किलोवाट बस में नहीं जा पाता है, तो हम 2 गन लगाते हैं, 120 किलोवाट की और 240 किलोवाट बस में जा रहा है। अब वही चार्जर रखा हुआ है और दोनों गन लगी हुई है 120 किलोवाट की। तो 120 किलोवाट में सिद्धार्थ ऐसे समझो कि आज आने वाली जो गाड़ियां हैं, जो इस समय BYD की हैं या टाटा की जो हैरियर है एंड मर्सिडीज और BMW की तो हैं, ये डिमांड करती हैं 75 टू 80 किलोवाट। तो जब ये डिमांड 80 किलोवाट की कर रही है तो 90 किलोवाट वाला चार्जर चलेगा या तो एक गाड़ी के लिए, लेकिन अगर वो गाड़ी अगर वो लगा है 90 किलोवाट पे और एट द सेम टाइम कोई और गाड़ी भी आ गई तो वो डाइवर्ट हो जाएगा 45 में। तो 90 किलोवाट वाला भी तभी काम करेगा जब एक चार्जर लगाओ। लेकिन जब हम बात करते हैं 120 किलोवाट की, तो अगले मैं जो एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम USA से करीबन 10 साल पीछे और चाइना से 20 साल पीछे। बिल्कुल। तो USA में आज 10 साल पीछे की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 340 किलोवाट मैक्सिमम है उनके पास, अदरवाइज वो 240 किलोवाट पे बात कर रहे हैं। तो यानी कि जो आज हम ये 240 एक साथ है या 120 होता है। ओके। अगर आपको जब दोनों गन लगा देंगे हैं तो 240 चला जाएगा, अदरवाइज 120 की गन। और जो बड़ी कार आती हैं SUV, उनमें दोनों साइड चार्जिंग पॉइंट रहते हैं? नो, बस में ही दोनों होते हैं। कार में डिमांड आज की डेट में जो है, कार जो डिमांड कर रही है दैट इज 75 किलोवाट। अगर मान लीजिए स्ट्रेच हो गए, जो कि आज तक किसी की कभी जरूरत नहीं आ रही, लेकिन स्ट्रेच करके बढ़ भी जाएगा तो 120 किलोवाट तक जाएगा, वो भी 10 साल में। ये वाला चार्जर घर पर लगा सकते हैं लोग? नॉट एट ऑल। इसके लिए तो 240 किलोवाट का तो कनेक्शन चाहिए, और वो सप्लाई मिलेगी नहीं, बहुत इजीली नहीं मिलेगी। अभी आप मानिए कि हम देहरादून दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे 2 साइड में 2 बस के और 90 किलोवाट के चार्जर लगा रहे हैं। सिर्फ उसके लिए स्पेशली लाइन खींचने के लिए वी स्पेंड मोर देन 1.5 CR। अरे बाप रे। ये मेरे उस सवाल का जवाब है जो मैं पूछने वाला था, लेकिन उससे पहले जवाब आ गया। सवाल ये था कि क्या लोग अगले 5-7 साल में ऐसे चार्जर ले आएंगे जो घर पर ही उनका वाहन चार्ज कर दें? खैर, आपने उसका जवाब दे दिया। अभी हम लोग उस पॉइंट से भी हट रहे हैं जो जिससे हम लोग चले हुए हैं। जी। हमारा पॉइंट है कि हमारे पास फ्रेंचाइजी कितनी है, तो हम 240 पे रुक गए थे, जिसके बीच में आपके और हमारे सवाल शुरू हो गए थे। 240 किलोवाट के बाद में एक और चार्जर है, दैट इज 360 किलोवाट, जिसका अभी तक हमने किसी का बुक नहीं करा है, पर हम अपनी फ्रेंचाइजी के हिसाब से आपको बता रहे हैं। दैट इज 45 lakhs 360 किलोवाट पे। ये एक्सट्रीम है जो चार्जर हम रिटेल में लगा कर दे रहे हैं। ये तो फ्रेंचाइजी हो गई हमारी रिटेल चार्जर के, लोकेशन वाइज डिपेंड करता है। इसके बाद आता है हब। अब हम 2 हब बना रहे हैं, एक मिनी हब है और एक सुपर अल्ट्रा हब है। मिनी हब में हम 3 चार्जर लगा रहे हैं कार के, बस के, और 1 चार्जर लगा रहे हैं कार का, या फिर 2 चार्जर लगा रहे हैं कार के। वो है 1 मेगावाट, मतलब 1000 किलोवाट का एक हब। और जो अल्ट्रा हब है वो है 2 किलोवाट का, 2 मेगावाट का हब। इसमें एक अच्छी सी बात यह है सिद्धार्थ, इसमें यूज़ होने वाली जो बिजली है वो राजस्थान, यूपी और गुजरात में अगर लगा होता है, हम लगा रहे हैं जो, उसमें सोलर से लाइट भी हमारी अपनी है। हम ओपन एक्सेस लेके बिजली भी अपनी ही जनरेट कर रहे हैं और अपनी ही बिजली लगा रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसका टिकट साइज़ 2.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है, अप टू 6 करोड़ है, लेकिन इसमें जो रिटर्न है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये हमारा, इसमें किसी को आपको देना नहीं है, सरकार को कुछ नहीं देना, जी हाँ, बिजली कंपनी या जो भी है संबंधित उसको कुछ नहीं देना, पूरा का पूरा हिस्सा आपका है। पूरा का पूरा हिस्सा हमारा है। कॉस्टिंग गिर जाती है और साथ के साथ हम कंपीट कर पाते हैं। और इन सारी बातों के अलावा एक और अच्छी सी बात ये कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं सिर्फ इस काम के लिए नहीं है कि हमें एनर्जी को यूज़ ही करना है, साथ के साथ हमें ये भी देखना है कि हम एनर्जी को सोर्स कैसे कर रहे हैं। राइट। वो एनर्जी सोर्स करने के लिए भी हमारे पास में हम जो 1 मेगावाट और 2 मेगावाट के चार्जिंग हब लगा रहे हैं। और बढ़िया बात, लिवांतो इंडिविजुअली लगा रही है। अभी तक आपने जितने के भी हब देखे होंगे हैं कि देखिए, लिवांतो इज द बूटस्ट्रैप कंपनी। लिवांतो का ने कोई अपनी इक्विटी नहीं बेची हुई है, लेकिन हम 100% 1% भी नहीं, 1% भी नहीं, हम 100% ओन करते हैं। उसके बाद अगर हम 1 मेगावाट और 2 मेगावाट के चार्ज इंफ्रा तैयार कर रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड फ्रेंचाइजी ओनर, और हम ब्लेस्ड हैं। मुझे लगता है कि हम अपनी इक्विटी बेच के और उसके बाद वो फंड रेज करके और उसको चलाएं, उससे अच्छा है कि हम रिटेल फ्रेंचाइजी पार्टनर को लेके, इसीलिए हम आपके साथ बैठे
कि हम मैक्सिमम समझा पाएँ लोगों को और मेरा मैसेज थ्रू हो और ये स्टार्ट हो पाया। कल एक सिनेरियो नोएडा ने देखा, बहुत तेज आंधी आई, बहुत सारा नुकसान हुआ, पेड़ टूटे, इंफ्रा भी टूटा। तो बस ऐसे ही एक सवाल आया, तो क्या ये जो चार्जिंग स्टेशन है इसका इंश्योरेंस होता है? ये पूरी तरह से इंश्योर्ड होते हैं। तो मतलब अगर कोई तूफान, आंधी, बारिश आ भी तूफान जाए, के अलावा कई बार जो सबसे ज़्यादा मुझे उस वर्ड का इंग्लिश वर्ड नहीं पता है, एक चीज़ करते हैं लोग, जब कभी फ्रस्ट्रेशन में चार्ज नहीं हो पा रहा है, बिजली का फेल है, कुछ भी है, तो वो स्क्रीन तोड़ देते हैं। ये बहुत नॉर्मल बात है जो हम लोग फेस कर रहे हैं और ये ग्लोबल है। इस यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि इंडियंस आर डूइंग लाइक दिस, ग्लोबल है, ऐसा ये होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी का साथ लेना पड़ता है इस वजह से सबसे ज़्यादा। अच्छा, और इंश्योरेंस इजीली मिल जाता है? हाँ, बहुत आसानी से, मुझे जैसे तो कोई मोटर दिक्कत बाइक और इन सब का मिलता है। यस यस यस। लेवांतो प्लस सोलर भी आपने बताया, अब गो लेवांतो। गो लिवांतो मेरा मैं यहाँ पर हम पूरी लिवांतो ग्रीन की बात को कर चुके हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ चार्जर का बिजनेस करते हैं। चार्जर विद सोलर तक पहुँच के जाता है। ये फ्रेंचाइजी मॉडल है, सारे फ्रेंचाइजीज मैंने बता दिया। एक और रह गया है आपका, एक आप NHAI के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट लाए हैं जो हाईवे पर आप बना रहे हैं, वो क्या है? वो हमारा इंफ्रा प्रोजेक्ट है। जैसे कि हम दिल्ली देहरादून के अंदर में अभी दोनों साइड में, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हम रेस्ट एरिया NHAI से मिला है हमें, उस रेस्ट एरिया को हम डेवलप कर रहे हैं और उसमें EV चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं। इसके बाद में ये मुझे मिला है दिल्ली देहरादून के मिड पॉइंट पे। और इसके अलावा अब जो मुझे मिला है, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, वो है हमें श्रीनगर से 35 किलोमीटर पहले अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 5 एकड़ जगह NHAI से मिली है, जिसे हमने डेवलप कर लिया है। और यात्रा से पहले अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से पहले हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो यानी कि इसका लोकेशन भी मैं चाहूँगा कि एडिटर वीडियो में डाल दें, सो दैट कि लोग जाके देख भी सकें। यस, उसमें हम देवयानी ग्रुप से बात कर रहे हैं, तो KFC भी वहाँ पे होगा, सबवे भी वहाँ पे होगा, कोस्टा कॉफ़ी भी होगी, एंड कुछ बड़े ग्रुप जॉइंट से भी बात चल रही है, जैसे बीकानेर एंड हल्दीराम, वो भी होगा हमारे वहाँ पे। एंड हमारा EV चार्जिंग का बहुत बड़ा स्टेशन होगा, एंड पेट्रोल पंप है, एंड दो या 3 कमरों के अलग अलग 2-3 सेट हैं जो वहाँ पर हम बना रहे हैं। और इसके लिए भी मुझे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक ये है और एक ये प्रोजेक्ट है, इसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए भी मुझे आने वाले टाइम पे इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे, सो दैट हम इसको बहुत बड़े से कर पाएँ। क्योंकि इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो किक मिल रही है, वो ये मिल रही है कि उस 5 एकड़ में श्रीनगर के अंदर में मैं 35 फीट का, मेरे मिनिस्ट्री में बात चल रही है, 35 फीट का इंडियन फ्लैग मैं लगाने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर कश्मीर में झंडा गाड़ दिया है। जी हाँ, किसी टाइम पे मोदी जी गए थे लगाने के लिए मैं लाल चौक पे, तो मैं कश्मीर में अपना झंडा गाड़ के आऊँगा। एंड होपफुली ये जैसे ही हमें अप्रूवल मिल जाएगी, वहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो इंडियन फ्लैग को लगाने के लिए चाहिए होती है। तो जैसे ही मुझे अप्रूवल मिलेगा, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। डिस्पाइट ऑफ दैट, वो मैं एक सेल्फी पॉइंट बना कर रखूँगा। जी, एक आखिरी सवाल है जो मुझे एक डायरेक्ट फेस टू फेस क्वेरी से मिला था, और ये आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का, कि अगर कोई चार्जर ख़राब हो जाता है तो उसका फिर सब्स्टिट्यूट क्या होगा, या वो कितनी देर में सही होगा, इसके बारे में और आप थोड़ा सा बताएं। मैंने अभी आपको पहले बताया कि मैं चार्जर बनाता ही इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं जिस चार्जर कंपनी से चार्जर खरीदता हूँ उसमें पेनल्टी क्लॉज पड़ा होता है। नहीं, मैं वो टाइम ड्यूरेशन जानना चाहता हूँ। जी हाँ, वही बात बता रहा हूँ, पेनल्टी क्लॉज पड़ा होता है। 3 दिन के अंदर अगर वो चार्जर ठीक नहीं होता है तो हम पर डे के हिसाब से उनके ऊपर डैमेज डालते हैं। जी, तो मेरे हिसाब से कहीं पर से इसमें कोई लॉस ही नहीं होता है। अदरवाइज चार्जर खराब हो गया, पैसा तब भी बनता है। पैसा तब भी बनेगा 3 दिन के बाद, क्योंकि हम तो उनसे आपको 8 साल का मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो उनसे भी 8 साल का मेंटेनेंस लेते हैं, AMC देते हैं, उसके पैसे होते हैं, उसमें कंडीशन, उसमें पेनल्टी क्लॉज है कि 3 दिन के बाद अगर ड्यू टू चार्जर हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, देन दे विल पे फॉर दैट 2000 1000, जो कि बढ़ के 5000 रुपये भी हो जाता है अगर 1 महीना क्रॉस कर जाए। नॉर्म्स, कंडीशंस हैं जिसमें ये लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो कश्मीर हो गया, देहरादून हो गया, इसके अलावा और कहीं इस तरह का प्रोजेक्ट आपका लेवांतो इंफ्रा का? सर, अभी हमारे पास में जो लाइनअप है वो इससे भी बड़ा प्रीमियम प्रोजेक्ट है। वो है हम जयपुर से लेके जोधपुर का जो एक्सप्रेस वे है, उसमें जोधपुर से 30 किलोमीटर पहले हमारे पास 5 एकड़ की प्रॉपर्टी है जो NHAI से मिली है, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं EV चार्जिंग हब एंड होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स रेस्ट एरिया।
सो वो भी डेवलप हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो पंजाब साइड के लोग हैं या कहीं और के लोग हैं जो कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि NHI से हमारे को सेम एमिनिटीज हैं यहाँ। सेम एमिनिटीज रेस्ट एरिया NHI से लिवांतो ग्रीन इंफ्रा को जोधपुर के लिए मिला हुआ है। ये भी हमारे पास में नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए है एंड ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए, खास करके तब जब लोग बार बार आपके बारे में पूछ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। मेरे पास डायरेक्ट क्वेरीज आना शुरू हो गई हैं कि अगर मुझे ये दिक्कत आई तो क्या होगा, वो दिक्कत आएगी तो क्या होगा, इस तरह की। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक साफ और काफ़ी क्लियर पिक्चर मिल गई होगी ईवी में इन्वेस्ट करना है या ईवी चार्जिंग स्टेशन में इन्वेस्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी ने कुछ समय पहले ओयो या फिर जोमेटो की फ्रेंचाइजीज में इन्वेस्ट किया या पेट्रोल पंप पर इन्वेस्ट किया है, या उस रिटर्न भी उससे ज़्यादा ही है एंड टेस्टेड एंड ट्राइड है, किसी तरह से ऐसा नहीं है। एंड एक रिक्वेस्ट मैं और करूँगा कि डिस्पाइट ऑफ, क्योंकि हम कमेंट्स बहुत सर्च नहीं कर पाते हैं, तो मेरा पर्सनल नंबर आप हर बार देते ही हैं जी। किसी तरह का कोई भी क्वेरीज हो, जो भी आपको लगता हो, आप मुझे व्हाट्सएप डाल दीजिए, मैं कोशिश करूँगा 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई करने का। तो दर्शकों आपके पास ये नंबर जो है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप सीधा फाउंडर से जाकर पूछ सकते हैं। मेरे पास इनके उतने बेहतर जवाब नहीं होंगे जितने बेहतर जवाब आज आपको मिल गए हैं, या आप डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू अश्विनी एक बार फिर से मैं ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.